एवरीवन, वेलकम टू हिस्ट्री क्लास डे 7। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं गुप्त इरा के क्वेश्चंस को। तो फिर बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। लेकिन इससे पहले कि अपने क्लास को स्टार्ट करें, मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। कल जैसे कि मैंने आपको बताया था शक इरा के बारे में, वो शक इरा क्योंकि मटेरियल प्रिपेयर हो चुका था, तो मटेरियल के अंदर तो यही दे रखा था कि शक इरा कनिष्क ने स्टार्ट किए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर आया हुआ है। लेकिन जब ये क्वेश्चन आया था तब तक ये माना जाता था कि शक इरा कनिष्क ने स्टार्ट किए। लेकिन आई गेस अराउंड 2012 या किसी ने डिस्कवरी की कि शक इरा अब चास्टान ने स्टार्ट की थी। चास्टान मैंने स्पेलिंग कल भी लिखी थी कि चास्टान का जो राज्याभिषेक यानी कोरोनेशन हुआ था 78 एडी के अंदर, तो उसको मार्क करते हैं अपने एज अ शक इरा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा चास्टान का, क्योंकि एंड के अंदर मैं गलती से फिर से कनिष्क बोल दिया था, क्योंकि मटेरियल के अंदर वो लिखा हुआ था, मेरे ध्यान में नहीं रहा। तो इस चीज को आप नोट कीजिए। सेकंड चीज, एक क्वेश्चन जो मैंने कल आपको नहीं कराया था वो था कि गोल्ड कॉइन्स किसने इशू किए थे इंडिया में। इसका ये रीजन था एक, क्योंकि गोल्ड कॉइन्स का ये कंट्रोवर्शियल चीज है गोल्ड कॉइन्स का कि किस किसने किए। एक तो माना जाता है, कई कहते हैं कि कुशान्स ने किए, कई मानते हैं कि ये स्टार्ट किया इंडो ग्रीक्स ने। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। और प्रॉब्लम ये है कि कई बार प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के अंदर ये दोनों ऑप्शन गिवन होते हैं, आप किसके साथ जाएंगे, किस ऑप्शन को एग्जामिनर मानेगा। तो ये थोड़े कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होते हैं। तो गोल्ड कॉइन्स किसने इशू किए, या तो कुशान्स या इंडो ग्रीक्स में से अगर एक ही ऑप्शन है तो उसे टिक लगा देना। अगर दोनों ही है तो आप किसके साथ जाओगे। ऐसी कंडीशन में आपको छोड़ के क्वेश्चन नहीं आना है, आपको दोनों में से एक लगा के आ जाना है। आप इंडो ग्रीक्स लगाया ना, मैं कहता हूं ये क्योंकि पहले आए थे तो इनको लगा देना। थोड़ा सा क्योंकि ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, तो इसमें अगर दो ऑप्शंस अगर आ जाते हैं किसी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन में कि दोनों ही सही माने जाते हैं, तो आपको बोनस मिलता है। लेकिन वो उसी कंडीशन में मिलता है जब आप किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करके आए, छोड़ के आने पे नहीं मिलता डिस्प्यूटेड के अंदर। तो फिर आप दोनों में से एक के जरूर लगा के आए। और मैं कहूंगा आप इंडो ग्रीक्स के साथ चले जाएं तो बेटर रहेगा, नहीं तो कुशान्स के साथ भी चले जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी के लगा के जरूर आए, छोड़ के मत आए। मैं ये आपको आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चन बन सकता है, ये 2-3 बार पहले बना हुआ है, इसलिए बता रहा हूं। अगर दोनों में से एक ही ऑप्शन आ रहा है तो आप किसी के भी साथ चले जाइए, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों आ रहे हैं तो किसी एक के साथ जरूर लगा के आए, ये मैं आपको बार बार मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं, ठीक है। और दूसरी चीज, कई बार आ रहा है कि ये डिटेल्स में ज्यादा ना दो, ये डिटेल्स को आप सीरियसली लीजिए, क्योंकि डिटेल्स जो हैं इसमें से क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ये जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर वही क्वेश्चंस बनाएगा जो मैं बना रहा हूं। तो डिटेल्स पे आप जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि डिटेल्स में से क्वेश्चंस जरूर बनेंगे आपके। ये डिटेल्स बहुत ही सिग्निफिकेंट है, जो क्वेश्चन हम नहीं सोच पाते हैं वो एग्जामिनर सोच लेता है, इसीलिए वो एग्जामिनर होता है। तो डिटेल्स पे जरूर गौर कीजिएगा, ठीक है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द सिल्वर कॉइन कॉल्ड ड्यूरिंग द गुप्त इरा। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को कहा जाता था रुपयक, यानी कि ऑप्शन सी। टंका जो आपका होता था ये सिल्वर कॉइन होता था दिल्ली सल्तनत के टाइम का। विच इंस्क्रिप्शन रेफर्स टू चंद्रगुप्त सेकंड्स कॉन्क्वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कौन सा अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय के विश्व विजय को संदर्भित करता है। तो यह आपका है उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शंस, उदयगिरी की गुफा अभिलेख। तो ये उदयगिरी की जो गुफा अभिलेख है, इसमें 20 रॉक कट ये केव्स हैं। ये विदिशा मध्य प्रदेश के पास में, ये 5th सेंचुरी सीई के अंदर ये बनी थी। और इसके अंदर सबसे पुरानी अपने हिंदू धर्म के मंदिर और उनकी प्रतिमाएं मिल जाएंगी। और यही एक इकलौती साइट है जिसको कि हम किसी गुप्त रूलर से डायरेक्टली हम इसको एसोसिएट कर सकते हैं थ्रू इट्स इंस्क्रिप्शंस। Who conquered Western Malwa and Gujarat from Shaka Kshatrapas Rudra Singh III? क्षत्रपस रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करके किसने पश्चिमी मालवा और गुजरात पर विजय प्राप्त की थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है चंद्रगुप्त सेकंड। इस कॉन्क्वेस्ट के बाद क्या हुआ था कि चंद्रगुप्त सेकंड को वेस्टर्न कोस्ट का कंट्रोल मिल गया था, और ये कोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था ट्रेड एंड कॉमर्स के व्यू से। तो इस वजह से ये इसके प्रॉस्पर काफी हो गया था मालवा, और इसकी चीफ सिटी उज्जैन, इसकी काफी प्रॉस्पेरिटी हुई थी। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज रही थी चंद्रगुप्त सेकंड के लिए। Who was the first Gupta king to issue silver coins?
चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? और वो था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड। और अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है वो क्या कहलाते थे, वो कहलाते हैं रुपयक। हु मैरिड कुबेर नाग ऑफ नाग डायनेस्टी? नाग वंश की कुबेर नाग से किसने विवाह किया था? तो यह विवाह किया था आपके चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ये नाम से लगता है कुबेर नाग का कि ये नाग वंश की रही होंगी। ये शादी की थी, इसने एक मैट्रिमोनियल अलायंस बनाया था इसके नाग वंश के साथ। ये नाग डायनेस्टी एक काफी पावरफुल डायनेस्टी थी सेंट्रल इंडिया की, लेकिन समुद्रगुप्त ने इनको बुरी तरह से धराशायी कर दिया था। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द फर्स्ट रिपोर्टेड इंसिडेंट ऑफ सती हैपन? सती की पहली दर्ज घटना किस काल में घटित हुई थी? तो यह घटित हुई थी आपके गुप्त काल के अंदर। इस काल के अंदर ये क्या हुआ था कि ये आपका ईरान इंस्क्रिप्शन है मध्य प्रदेश का सागर जिले के अंदर। वहां पे बताते हैं कि गोपराज जो कि भानुगुप्त का कमांडर था, भानुगुप्त एक गुप्त राजा था, ही इज अ लेसर नोन किंग और गुप्त किंग, तो उसकी वाइफ ने सती कर दी थी आफ्टर गोपराज डाइड। गोपराज की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी ने अपने आप को सती कर लिया था। तो यह पहला रिकॉर्डेड इंसिडेंट है जो कि गुप्त इरा से ही मिलता है आपको। Which of the following was not one of the taxes levied by the Gupts? निम्न में से कौन सा उन करों में शामिल नहीं है जिन्हें गुप्त शासकों के द्वारा लगाया गया था? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, आहार। बाकी ये 3 के कर ये गुप्त शासकों ने लगाए थे। ये कौन कौन से कर थे अपने जान लेते हैं। भाग जो था ये इसमें जो कृषि करते थे उसमें से जो इनकी फसल होती थी, उस उत्पाद होता था, उसको थोड़ा सा हिस्सा राजा को देना होता था, उसको कहते थे भाग। और बलि क्या होती थी? ये एडिशनल टैक्स लगाया हुआ था और बहुत ही ये दमनकारी ऑपरेसिव टैक्स था जो कि गुप्त काल में लगा था। गुप्त काल में ये आम लोगों पे टैक्सेस बढ़ गए थे और ट्रेडरों पे टैक्सेस कम हुए थे। और ये भोग था, ये टाइम टू टाइम राजा को थोड़े फल और या कोई ये लकड़ियां वगैरह आपको देनी पड़ती थी, वो भोग कहलाता था। चौथे तरीके का एक और टैक्स होता था जो कि कहलाता था उपारिका। ये उपारिक टैक्स होता था जो सभी जो पात्र थे इनके गुप्त काल के साम्राज्य के, उनके ऊपर ये एक्स्ट्रा टैक्स लगाया गया था। और आहार जो ये चौथा ऑप्शन था, ये किसी भी तरह का टैक्स नहीं था। ये जो सातवाहन वंश था उसके अंदर जो प्रोविंसेस होती थी उसको हम कहते थे आहार। हु अमंग द फॉलोइंग मैरिड लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी? लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से निम्न में से किसने विवाह किया था? तो वो आपका था चंद्रगुप्त फर्स्ट। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी की और इस प्रकार के कुमार देवी चंद्रगुप्त प्रकार के इसने स्वर्ण मुद्राएं भी जारी की थी। तो अगर आपको सवाल आए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी की, तो ये थी कुमार देवी प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं। तो ये भी आप याद रखिएगा। हु सक्सीडेड समुद्रगुप्त? समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बना था रामगुप्त। ये याद रखिएगा, रामगुप्त। तो ये विशाख दत्त की बुक देवी चंद्रगुप्तम के अकॉर्डिंग रामगुप्त बना था उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त का समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात। लेकिन ये खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा कायर था। तो इसने अपनी रानी ध्रुव देवी को सरेंडर कर दिया। एक शाक कोई राजा आया, उसने इन्वेड किया तो उससे डर के। लेकिन इसका छोटा भाई था जो चंद्रगुप्त सेकंड, यहां पे चंद्रगुप्त लिखा है, इसको चंद्रगुप्त सेकंड कर लीजिए, चंद्रगुप्त सेकंड, इसका जो छोटा भाई था वो गया वहां पे उसके शाका इन्वेडर के कैंप में, उसने उस राजा को मारा। फिर वापस आके इसने इसको रामगुप्त को भी मारा। ध्रुव देवी को इसने आजाद करा लिया था, फिर रामगुप्त को मार के इस खुद गद्दी पे बैठा और ध्रुव देवी के साथ इसने विवाह कर लिया। Which of the following rulers repulsed the ferocious Huns twice? निम्न में से किस शासक ने क्रूर हुणों को 2 बार खदेड़ा था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त कुमारगुप्त का पुत्र था, यह बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये हंस जो थे ये सेंट्रल एशिया से आते थे और बहुत ही ये खतरनाक ट्राइब थी। खाइबर पास से आते थे और 5th और 6th सेंचुरी के अंदर ये बार बार इन्होंने अटैक किया। गुप्त जो किंगडम था, इन्हीं की वजह से इस किंगडम का डाउनफॉल हुआ, क्योंकि स्कंदगुप्त की डेथ के बाद थोड़े वीक किंग्स आए जो इनके अटैक्स को रोक नहीं सके। इस वजह से इनकी इकोनॉमी ड्विंडल कर गई और ये इनका अल्टीमेटली डाउनफॉल हो गया गुप्त रूलर्स का। Who among the Gupta rulers reconstructed the सुदर्शन लेक? निम्न में से किस गुप्त शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था? अब ध्यान रखिए, मैं यहां पे बात कर रहा हूं रिकंस्ट्रक्शन यानी कि पुनर्निर्माण का। कंस्ट्रक्शन किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। रिकंस्ट्रक्शन किसने कराया? रिकंस्ट्रक्शन करवाया था आपका स्कंदगुप्त ने।
स्कंदगुप्त ने सुदर्शन लेक कराया। सुदर्शन लेक कहां पे है? ये एक गिरनार हिल सौराष्ट्र के अंदर है, उसके बीच के अंदर पड़ती है, और चक्रपालित ने इसकी मरम्मत कराई थी स्कंदगुप्त के कहने पे। Who was the first गुप्त किंग टू अडॉप्ट द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज? महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण करने वाला सबसे पहला गुप्त शासक कौन था? तो वो था आपका चंद्रगुप्त प्रथम। वीरसेन वॉज कमांडर इन चीफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्त रूलर्स? वीरसेन निम्न में से किस गुप्त शासक का प्रधान सेनापति था? तो वो प्रधान सेनापति था आपके समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त का एक कमांडर इन चीफ रहा था आपके सदर्न कैंपेन, जो इस दक्षिण की तरफ जो इसके कैंपेन थे उसके अंदर। ड्यूरिंग हुज रेन डिड मेघवर्मन द रूलर ऑफ श्रीलंका सेंड मिशनरी फॉर परमिशन टू बिल्ड अ बुद्धिस्ट टेंपल एट गया? श्रीलंका का शासक था मेघवर्मन, उसने किसके शासनकाल के अंदर ये बौद्ध धर्म प्रचारक भेजे इस बात की अनुमति लेने के लिए कि गया में एक बौद्ध मंदिर बनाया जा सके? तो वो आपका आंसर है डी, समुद्रगुप्त। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डाइड ड्यूरिंग द वॉर विद हंस? हुनों के साथ युद्ध में निम्न में से किस शासक की मृत्यु हो गई थी? तो वो हुई थी कुमारगुप्त की, और कुमारगुप्त का पुत्र था स्कंदगुप्त, जिसने कि हुनों को 2 बार खदेड़ा था। यह बात आप ध्यान रखिएगा। Whose court was adorned by 9 scholars known as नवरत्न? किसके दरबार में नवरत्न हुए थे? नवरत्न हुए थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के अंदर। विच रूलर मेड उज्जैन एज हिज सेकंड कैपिटल? किस शासक ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी? तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने क्वेश्चन किया था कि किसने जीता था गुजरात और मालवा। वही शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, उसने उज्जैन को बनाया था। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न कोस्ट जो था जिससे ट्रेड और कॉमर्स होती थी वो इसके पास आ गया था, जिससे कि इसका जो प्रॉस्पर हो गया था मालवा रीजन और खासतौर पे उज्जैन सिटी। तो इसने उज्जैन को फिर अपनी सेकंड कैपिटल बना लिया था। Who was the only गुप्त रूलर टू इशू कॉपर कॉइन्स? तांबे के सिक्के जारी करने वाला एकमात्र गुप्त शासक कौन था? तो तांबे के सिक्के जारी करने वाला एकमात्र गुप्त शासक था रामगुप्त। What title does इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन मेंशन ऑफ समुद्रगुप्त? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में समुद्रगुप्त के लिए किस उपाधि का उल्लेख है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका धर्म प्रचार बंधु। धर्म प्रचार बंधु इसका मतलब है होल्डर ऑफ द रूल ऑफ द ब्राह्मणिकल रिलीजन। टू विच कास्ट डिड द गुप्तास बिलोंग? गुप्त शासक किस जाति से थे? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, हर कोई कर लेगा। ये वैश्य जाति से थे। Over 2 meter high bronze images of the Buddha from Gupta period have been recovered from which site? बुद्ध की 2 मीटर से ऊंची अधिक ऊंची ये गुप्त कालीन कांस्य की प्रतिमाएं किस स्थान से प्राप्त की गई हैं? तो वो प्राप्त की गई हैं आपके भागलपुर से। भागलपुर आपका कहां पे पड़ता है? भागलपुर आपका पड़ता है बिहार के अंदर, तो ये याद रखिएगा। Who was the only गुप्त रूलर टू assume the title of सर्वराजोच्चेता? सर्वराजोच्चेत की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र गुप्त शासक कौन था? तो वो आपका था समुद्रगुप्त। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सभी राजाओं को धराशायी करने वाला, उनको पराजित करने वाला। विच ब्राह्मणिकल इमेज वॉज कार्व्ड एट उदयगिरी केव्स? उदयगिरी की गुफाओं में कौन सी ब्राह्मणवादी प्रतिमा तराशी गई थी? तो वो थी आपकी ऑप्शन नंबर ए, द ग्रेट बोर, यानी कि विशाल सुअर। Among the precious stones, the most expensive foreign trade during the Gupta age was that of? गुप्त काल के दौरान कीमती पत्थरों में से निम्न में से किसका विदेशी व्यापार सबसे अधिक व्यापक रहा था? वो था आपका मोतियों का, यानी पर्ल, ऑप्शन सी। The first Indian ruler to be shown in images as wearing a dress akin to trousers is? वह पहला भारतीय शासक कौन सा था जिसको तस्वीरों या प्रतिमाओं में दिखाया गया कि वो पतलून जैसी कोई चीज उसने पहनी हो? तो इसका करेक्ट आंसर आपका था ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। आपको ध्यान होगा मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर कनिष्क की वो मिली थी हेडलेस स्टैच्यू। उस स्टैच्यू के अंदर आपको इसकी ये
पतलून नुमा चीज देखने को मिलती है। द आयरन पिलर नियर कुतुब मीनार ड्रॉज अटेंशन ऑफ साइंटिस्ट्स ड्यू टू इट्स। कुतुब मीनार के पास एक लोह का स्तंभ है, वो किस कारण दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित करता है? तो वो है इसके जंगरोधी गुण है, इसका रस्टलेसनेस, उसकी वजह से ये सबका ध्यान आकर्षित करता है। ये बनवाया किसने था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। और इसकी क्या खास बात है, सब लोग ये जानना चाहते हैं, मेटलर्जिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट और सारे साइंटिस्ट, की इसका क्या एलॉय, क्या मेटल यूज लिया कि ये कोरोजन के रेजिस्टेंट है, इसके अंदर जंग क्यों नहीं लग रही है? Which one among the following was not an attribute of Samudragupta as described in प्रयाग प्रशास्ति? प्रयाग प्रशास्ति की व्याख्या के अनुसार निम्न में से कौन सा समुद्रगुप्त का एक गुण नहीं था? पहला, शार्प एंड पॉलिश्ड इंटेलेक्ट, तीव्र एवं चौरस बुद्धि। दूसरा, एकम्प्लिश्ड स्कल्प्टर, निपुण मूर्तिकार। तीसरा, फाइन म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस, कुशल संगीत प्रदर्शन। चौथा, पॉलिटिकल टैलेंट ऑफ अ जीनियस, एक विशिष्ट काव्य प्रतिभा, पोएटिकल टैलेंट ऑफ अ जीनियस, एक विशिष्ट काव्य प्रतिभा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, निपुण मूर्तिकार। ये एक इसका गुण इसमें नहीं बताया गया था। और ये प्रयाग प्रशास्ति क्या है? ये और कुछ नहीं, आपका इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है ना, इंस्क्रिप्शन, यही आपका प्रयाग प्रशास्ति है। The Gupta coins contained portrait of a king on one side. What used to be on the other side? तो गुप्त काल में सिक्कों पे एक तरफ तो राजा की छवि होती थी, दूसरी तरफ किस चीज की छवि होती थी? पहला कि रानी की, दूसरा राजकुमार यानी कि युवराज की, तीसरा कोई किसी देवता की छवि या कोई चित्र बना होता था, या चौथा इनमें से कोई सा भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, अरे सी कर लीजिए, बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी, इमेज ऑफ अ डीटी और अ मोटिफ। यहां पे भी 2 बार बी प्रिंट हो गया। हु वॉज मिनिस्टर ऑफ जस्टिस अंडर द गुप्त पीरियड? गुप्त पीरियड के अंडर मतलब मिनिस्टर ऑफ जस्टिस, उसको क्या बोला जाता था? न्याय मंत्री को। तो न्याय मंत्री को कहा जाता था महादंड नायक, ऑप्शन बी। गुप्त इरा के अंदर पहली बार आपको देखने को मिलेगा सिविल और क्रिमिनल लॉज क्लियरली डिफाइन और डिमार्केट हुए थे, अलग अलग हुए थे, सिविल और क्रिमिनल लॉज। तो लॉज के अंदर इसकी यहां पे काफी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट देखने को मिली थी गुप्त इरा के अंदर। और ये महाअश्वपति क्या था? ये जो कैवलरी घुड़स सेना होती है उसका ये चीफ होता था। दंडपाशी का ये चीफ ऑफिसर पुलिस डिपार्टमेंट का होता था। और कुमार होता था ये आपका जो नेक्स्ट क्राउन प्रिंस यानी कि राजकुमार जो होता था उसको कुमार कहते थे। Which of the following Gupta emperors is depicted playing veena in one of his coins? तो वीणा का वादन करते हुए किस गुप्त शासक को दर्शाया गया है? तो वीणा का वादन करते हुए आपको दर्शाया गया है ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को। तो ये आपको वो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के अंदर वो बताया भी था इसका कौन से गुणों के अंदर। तो ये ऐसा था, ये पोएटिकल और म्यूजिकल इसके सेंस थी, तो इसलिए इसका वीणा का भी इसको दर्शाया गया है। Who was the successor of चंद्रगुप्त फर्स्ट? चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी आपका था ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। Which title was assumed by स्कंदगुप्त after repulsing the Huns? हुनों को खदेड़ने के बाद स्कंदगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो वो उसने धारण की थी विक्रमादित्य की। ये बात ध्यान रखिए, विक्रमादित्य वरना किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त सेकंड को हम कहते हैं विक्रमादित्य। लेकिन इसने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी कब? जब इसने हुनों को खदेड़ा था। ये बहुत अपने आप में सिग्निफिकेंट बात थी, क्योंकि इसके पिता जो कुमार गुप्त थे हुनों के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। और इसकी मृत्यु के बाद फिर हुनों को रोक पाना बाकी गुप्त शासकों के लिए मुश्किल हो गया। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये इनके डाउनफॉल का कारण बना था। नेम द स्टेट चंद्रगुप्त फर्स्ट गॉट इन डाउरी फ्रॉम द लिच्छवीज। चंद्रगुप्त प्रथम को कौन सा राज्य लिच्छवी से दहेज में मिला था? तो वो आपका आंसर है बी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र यानी कि पटना।
और आपको ध्यान होगा पाटलिपुत्र किसने एस्टेब्लिश किया था, वो क्या था, उदयन ने। उदयन किसका बेटा था, वो बेटा था अजातशत्रु का। अजातशत्रु किसका बेटा था, वो था बिंबिसार का, और बिंबिसार हर्यंक डायनेस्टी का फाउंडर था। ये चीज आपको ध्यान होगी, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने कुमार देवी से शादी की, ये लिच्छवी चीफ की बेटी थी। ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ इस चंद्रगुप्त प्रथम की जिंदगी में, क्योंकि इसको जो पाटलिपुत्र मिला दहेज के अंदर, इसी से इसने अपने जो एम्पायर था उसकी फाउंडेशन रखी, और आसपास की जो टेरिटरीज, जो स्टेट्स थी, उसको कॉन्कर करना स्टार्ट किया लिच्छवीज की मदद से। इसने मगध, प्रयाग और साकेत के ऊपर इसने फिर राज किया। ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड गोल्ड कॉइन्स वर कॉल्ड बाय विच नेम्स? गुप्त काल में सोने के सिक्कों को किस नाम से बुलाया जाता था? तो रूपक तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये चांदी के सिक्के होते थे। टंका भी चांदी के सिक्के दिल्ली सल्तनत में होते थे, ये आपका है दिनार होते थे। सॉरी, दिनार जो होते थे ये आपके सोने के सिक्के होते थे। और सोने के सिक्के इतने बहुतायत में पाए गए गुप्त काल में कि इसको स्कॉलर्स कहते हैं कि सोने की बरसात जैसे हुई हो, उसमें रेन ऑफ गोल्ड। हु कॉम्पोज्ड अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन? अलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की रचना किसने की थी? अलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की रचना की थी हरिसेन ने। अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को अपने, जैसे मैंने अभी बताया था, प्रशास्त प्रशास्ति कहा जाता था, सॉरी प्रयाग प्रशास्ति कहा जाता था। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिग्राफिक एविडेंस है गुप्त पीरियड का, और इसको हरिसेन ने बनाया था। पंच सिद्धांतम ऑफ वर्महीर डील्स विद? वर्महीर के पंच सिद्धांतम का संबंध किससे है? तो वो है आपका एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल विज्ञान से। द फेमस पोएट कालिदासा लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ? प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके दरबार में रहा करते थे? तो वो रहा करते थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के। ये इनके 9 रत्नों में से एक थे। आपको ध्यान होगा, 1-2 क्लासेस पहले मैंने आपको बताया था कालिदास का पहला प्ले कौन सा था? वो था मालविका अग्निमित्र, जिसका कि नायक था अग्निमित्र। ये चीज भी आपको याद होनी चाहिए। कालिदास जैसे मैंने बताया 9 रत्नों में से एक था, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में हुए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। इन द गुप्त पीरियड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स वर इशूड इन? गुप्त काल में सबसे अधिक संख्या में सिक्के जारी किए गए थे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जैसा लगता है जैसे सोने की वर्षा हुई हो, रेन ऑफ गोल्ड। तो ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड। तो सबसे ये मिंट कर दिए जाते थे सोने के अंदर, और इसके अंदर क्या होता था कि डेपिक्ट किए जाते, ये भी भारतीय जो भी देवी देवता थे और किंवदंतियां थी, उनको ब्रह्मी लिपि के अंदर बताया, लिखा जाता था। और कई सारे जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है उसको भी लिखा जाता है, जैसे कोई अश्वमेध यज्ञ हो गया, या कोई मेजर इनके कोई अकम्प्लिशमेंट हो गए, उसको भी इन सिक्कों पे चिन्हित किया जाता था। द गुप्त इरा वॉज फाउंडेड बाय? गुप्त काल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गुप्त काल की स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। देखिए, गुप्त जो था रूल, उसके फाउंडर कौन थे? वो थे आपके श्रीगुप्त। ठीक है, ये चीज है श्रीगुप्त। लेकिन गुप्त काल की स्थापना किसने की थी? वो थी चंद्रगुप्त प्रथम। तो ये डिफरेंस आप याद रखिएगा कि गुप्त डायनेस्टी फाउंड की थी श्रीगुप्त ने, गुप्त इरा फाउंड की थी चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। गुप्त इरा आपकी स्टार्ट कब से होती थी? ये हुई थी आपकी 26 फरवरी 320 एडी से, और यह माना जाता है इसी टाइम पे तभी इसका चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम ये बहुत ही महान राजा माना जाता है इसका गुप्त काल का, और इसने अपना कई सारे पावरफुल फैमिलीज थी, उनके साथ इसने अलायंसेस बनाए थे। ये गंगा जो क्षेत्र है, गैंजेस रीजन, इसके अंदर। A great astronomer and mathematician during the Gupta period was? गुप्त काल में एक महान खगोल वैज्ञानिक तथा गणितज्ञ कौन से थे? वो थे आपके आर्यभट्ट। आर्यभट्ट अपने जो भी ये गणितज्ञों की जो भी लाइन हुई उसमें से सबसे पहले थे आर्यभट्ट, और इन्होंने आपको ध्यान होगा कि जीरो का ये थ्योरी दी थी, जीरो, शून्य। तो आर्यभट्ट वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर फ्रॉम गुप्त इरा, और इनका जो सबसे प्रसिद्ध काम ये है, एक तो आर्यभट्टी और दूसरा है आर्य सिद्धांत। भानुगुप्त मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, भानुगुप्त ये एक राजाओं में से एक था जो थोड़ा लेसर नॉन किंग्स ऑफ गुप्त डायनेस्टी, और इसके बारे में पता लगता है इसका ईरान जो इंस्क्रिप्शन है वहां से
और ईरान इंस्क्रिप्शन से और क्या डिटेल मिलती है आपको? सती का जो पहला केस है वही इसके बारे में यहां से पता लगता है। और वाघभट्ट कौन से थे? ये एक बहुत ही इंफ्लुएंशियल क्लासिकल राइटर थे आयुर्वेद के। वरमहीर वॉज एन हिंदू पॉलीमैथ। पॉलीमैथ क्या होता है? जिसको कई सारे जो चीजों का ज्ञान होता है उसे कहते हैं पॉलीमैथ। वरमहीर के बारे में अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? पंच सिद्धांत, उसके बारे में। इनकी लेकिन मोस्ट सिग्निफिकेंट नोटेबल वर्क है वो है बृहत संहिता। Who was called India's Napoleon because of his victories? तो किसे उसकी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता था आपके समुद्रगुप्त को। इलाहाबाद जो स्टोन जो पिलर इंस्क्रिप्शन है ये इसी को डेडिकेटेड है। समुद्रगुप्त ये चंद्रगुप्त फर्स्ट का सक्सेसर था और ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिलिट्री जीनियसेस कंसीडर किया जाता है बाय हिस्टोरियन वी ए स्मिथ, इसलिए इसको इंडिया का नेपोलियन कहते हैं। अच्छा, नेपोलियन के लिए आपको ध्यान होगा, नेपोलियन ने एक मेजर लड़ाई जो हारी थी वो थी, कहां पे हारी थी? वो हारी थी वाटरलू में। ठीक है, तो इसी से एक इडियम भी आपकी इंग्लिश की बनती है, टू मीट वंस वाटरलू। तो कोई आप अगर कोई डिसाइसिव डिफीट आप फेस करते हैं बहुत ही बड़ी, तो उसको कहा जाता है यू हैव मेट योर वाटरलू। तो ये इडियम यहां से आई थी नेपोलियन से, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, so let's move on to our next question. गुप्त डायनेस्टी वॉज फेमस फॉर। गुप्त वंश किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त वंश प्रसिद्ध था आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए, कला और स्थापत्य के लिए। क्यों? क्योंकि गुप्त काल में एक तो काफी शांति बनी रही और काफी समृद्धि आई, तो इस वजह से ये साइंटिफिक और आर्टिस्टिक एंडेवर्स काफी परस्यू किए लोगों ने, तो इसीलिए गुप्त काल को गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये थोड़े कई लोग इससे डिसएग्री भी करते हैं क्योंकि इसके अंदर कई डिसएडवांटेजेस आई, जैसे कि आपका कास्ट सिस्टम था वो काफी रिजिड हो गया इस पीरियड में, और जो वीमेन का स्टेटस था वो बहुत ज्यादा डाउनग्रेड हो गया। आपको जैसे कि पता है सती का पहला इंसिडेंट यहीं से देखने को मिलता है। औरतों को भी कोई प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं थे सिवाय स्त्रीधन के, जो कि ज्वेलरी और उसको मिलती थी, उसके अलावा प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं थे। तो ये इसके नेगेटिव जो जाते हैं इसके अगेंस्ट में कि क्या इसको गोल्डन एज बोला जाए या ना बोला जाए, पर मोस्ट स्कॉलर्स एग्री कि इसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया हम कह सकते हैं। विच म्यूजियम हाउसेस द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ कुषाण एंड गुप्त स्कल्पचर्स? कुषाण तथा गुप्तकालीन मूर्तियों का सबसे बड़ा संग्रह किस संग्रहालय में है? तो वो है आपका मथुरा का जो म्यूजियम है, मथुरा का संग्रहालय, उसमें। ये आपके 3rd सेंचुरी बीसी से लेकर 12th सेंचुरी एडी तक इसके अंदर आपको मिलेंगी मूर्ति, स्कल्पचर्स, मूर्तियां वगैरह। ये मथुरा स्कूल के अंदर, और ये अपनी पीक पे जो पहुंचा था, कब पहुंचा था? ये कुषाण जो राजा और गुप्त जो एम्परर्स थे उनके रेन के ड्यूरिंग ये अपने चरम पे पहुंचा था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गुप्त इज नॉट ट्रू? गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सारे मैं ऑप्शंस पढ़ देता हूं क्योंकि बहुत सारे लंबे हैं ये। दे रूल्ड मेनली ओवर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। उन्होंने मुख्य रूप से उत्तर तथा मध्य भारत के हिस्सों पर ही शासन किया। ये सही बात है, ये ज्यादा साउथ तक इन्होंने कॉन्क्वेस्ट नहीं किए, और समुद्रगुप्त ने अगर थोड़े किए भी तो वो ज्यादा वहां पे फिर उन्होंने मतलब जीते बाद भी कॉन्कर भी नहीं किए, फिर उनके ऊपर शासन नहीं किया। तो मेनली नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया तक ही ये सीमित रह गए थे। दूसरा, किंगशिप वॉज हेरिडिटरी एंड थ्रोन ऑलवेज वेंट टू द एल्डेस्ट सन। ये गलत है, ये मतलब ये ट्रू नहीं है, क्योंकि ये हेरिडिटरी तो चलो था लेकिन इसमें एक्सेप्शंस भी देखने को मिलते थे। कई बार तो ऐसा भी होता था नोबल्स और जो होते थे वो भी इलेक्ट कर लेते थे किंग को। तीसरा, द जुडिशियल सिस्टम वॉज फार मोर डेवलप्ड देन इन अर्लियर टाइम्स। तो ये तो सही बात है, जैसे कि पहली बार डिमार्केट हुए थे सिविल और क्रिमिनल लॉज, आपने देखा था, तो ये भी सही है। और ये चीज मैंने ऑप्शन डी आपको पहले ही बता दिया था, लैंड टैक्सेस इंक्रीज हुए थे और टैक्सेस ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स डिक्रीज हुए थे, कि ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़िया इस काल में देखने को मिला, लेकिन बाकी टैक्सेस इंक्रीज हुए थे। टैक्सेस के बारे में मैंने आपको पहले बताया भी था, वो 4 टैक्सेस कौन से थे। तो ये देखें, दो सक्सेशन टू द थ्रोन वॉज जनरली हेरिडिटरी, द एल्डेस्ट सन सक्सीडिंग हिज फादर, देयर वर एक्सेप्शंस टू दिस रूल। Sometimes kings were even elected by nobles and councillors. During which Gupta king's reign did the Chinese traveler Fa Hien visit India? तो चीनी यात्रा फा हेन किस गुप्त शासक के शासनकाल में आया था?
तो वो था आपका चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि विक्रमादित्य के शासनकाल के अंदर। फाहेन पहला, 3 चीनी यात्री जो आए थे उनमें से पहला प्रथम था। फाहेन के बाद आया था आपके हेनसांग और उसके बाद आए थे इशिंग। हेनसांग आया था हर्षवर्धन के टाइम में। तो ये सारे किस लिए आए थे? ये नॉलेज, ज्ञान के लिए, ये हस्तलेखों के या फिर कोई प्रतिमाओं की जो सर्च करने के लिए ये आते थे। और ये किस लिए आते थे? क्योंकि इनका बुद्धिज्म में इंटरेस्ट था, क्योंकि बुद्धिज्म चाइना में फैल चुका था। ये अपने पिछली या उससे पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। Whose achievements are recorded in the Allahabad pillar inscription? तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये किसके बारे में था? ये समुद्रगुप्त के बारे में था। और इसको क्या कहते थे? अपने प्रयाग प्रशस्ति कहते थे इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को। ये नाम आप याद रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन बन सकता है कि इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को क्या कहा जाता था, या फिर प्रयाग प्रशस्ति कौन सा पिलर इंस्क्रिप्शन था। Which of the following was not a part of the नवरत्न at विक्रमादित्य's court? निम्न में से कौन विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से शामिल नहीं था? तो वो आपका आंसर है आपका सूरदास। सूरदास आपके 16th सेंचुरी के अंदर हुए थे। 16th सेंचुरी एडी के अंदर आपके हुए थे सूरदास। और सूरदास ये आपको पता है हिंदू डिवोशनल पोएट और सिंगर थे। ये ब्लाइंड थे और भगवान कृष्ण के ये भक्त थे। इन्होंने सूर सागर लिखी थी ऐसा कहा जाता है, लेकिन ये कई लोग मानते हैं कि बाद के जो कई सारे पोइट्स उन्होंने सूरदास के नाम से कविताएं लिखी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क्स बिलोंग्स टू द क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर? निम्न में से किस साहित्यिक कृति का संबंध शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से है? तो यह है आपका मेघदूतम। मेघदूतम किसने लिखी थी? कालिदास। कालिदास आपको पता है नवरत्नों में से एक थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। कालिदास ने और भी बुक लिखी थी। वो कौन सी लिखी थी? अभिज्ञान, शकुंतलम और कुमार संभवम। तो ये बुक्स और इनकी ध्यान रखिएगा कालिदास की। और कालिदास का पहला प्ले मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं 2 बार। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज अ ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग स्पेशली इन। नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था, विशेष रूप से किसका? तो वो था आपका बौद्ध धर्म का। नालंदा एक बहुत ही हायर एजुकेशन का बहुत ही माना हुआ सेंटर था, यूनिवर्सिटी थी, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक थी। नालंदा को किसने फाउंड किया था, एस्टेब्लिश किया था? ये आपको किया था कुमारगुप्त ने। और इसको क्या 1197 के अंदर ये बख्तियार खिलजी ने इसको तबाह कर दिया था। इसके ऊपर अटैक्स पहले भी हुए थे, लेकिन ये क्योंकि यूनिवर्सिटी उस टाइम तक डेक्लाइन पे आने लग गई थी, तो बख्तियार खिलजी के अटैक के बाद ये पूरी तरह से फिर खत्म हो गई थी नालंदा यूनिवर्सिटी। तो फिर किसने इसको बनाया था? इसको बनवाया था कुमारगुप्ता फर्स्ट ने। What inspired the paintings of अजंता? अजंता के चित्र किससे प्रेरित हैं? तो वो आपके प्रेरित हैं कंपैशनेट बुद्धा, दयालु बुद्ध से। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर। इसके अंदर 30 रॉक कट जो मॉन्यूमेंट्स है जो कि 2nd सेंचुरी बीसी से 600 सीई तक आपके बनाए गए थे। केव्स के अंदर पेंटिंग्स मिलती हैं बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड। तो फिर ये मैंने शायद आपको कल भी बताया था कि नहीं, कि ये बुद्धा रिलेटेड आपको वहां पे मिलती है। जातक कथाएं वगैरह और इनसे रिलेटेड किंवदंतियां वहां पे आपको अजंता की गुफाओं में मिलेंगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही था। आई होप आपको मजा आया होगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के अंदर। कल हम डिस्कस करेंगे ये हर्ष पीरियड, और ये शायद उसके साथ ही मैं आपका कवर कर लूंगा आपका जो संगम पीरियड है, इसको भी। ठीक है, तो कल मिलते हैं। थैंक यू।